सो वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज धीरज यादव और आज फिर से आपका स्वागत है इस अमेजिंग एंड एक्साइटिंग टॉपिक के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड के उस सब्सटेंस के बारे में जो एक बेहद चमत्कारिक तत्व है। और इसका जो चमत्कार हमें देखने को मिलता है, ये चमत्कार होने से ही हम जिंदा हैं। इस चमत्कार होने से ही लाइफ एक एफर्टलेसली तरीके से चल पा रही है। तो वो जो पदार्थ है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो हमारा पदार्थ होने वाला है एंजाइम। तो क्या होता है एंजाइम, किस प्रकार से एंजाइम काम करता है, किस प्रकार से एंजाइम एक लाइफ को प्रोपेगेट करने में हेल्प करता है, ये सब चीजें हम जानने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमें जानना है एंजाइम के बारे में कि एंजाइम होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि हम चीनी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, किसी ना किसी वे में हम शुगर कंज्यूम करते हैं। तो हमारे द्वारा कंज्यूम की जाने वाली शुगर में एक बेहद खास तरीके की शुगर होती है जिसको बोलते हैं सुक्रोज, है ना, जिसको हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। यानी चीनी में, गन्ने में, फलों में ये सुक्रोज नाम की जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ये बेहद अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो मान लो अपने घर के अंदर एक चीनी का कट्टा पड़ा है, चीनी का एक बैग है। वो चीनी का बैग सुक्रोज से लबालब भरा है, यानी उसके अंदर चीनी है, इसका मतलब उसके अंदर सुक्रोज है। तो सुक्रोज मिलके बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। सही बात है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। अगर मान लो हम उस चीनी के बैग को 1 साल, 2 साल, 3 साल पड़े रखें, तो उसके अंदर की सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होने लग जाएगी। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली है नेचुरली। लेकिन अगर हम इसमें एक कुछ स्पेशल चमत्कारिक एक केमिकल इंट्रोड्यूस करा दे या डाल दे इसके अंदर, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बहुत जल्दी टूट जाएगा। और इन स्पेशल केमिकल्स को ही कहा जाता है एंजाइम्स। तो वास्तव में एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद होती हैं, उन सेल्स के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी, उन केमिकल रिएक्शन को संपन्न कराने में हेल्प करते हैं। यानी इन सब रिएक्शन को कहा जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जब होती हैं, यानी ये तो आपका एक रिएक्टेंट है, इससे एक रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो बीच में ये एंजाइम भाग लेते हैं और इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में आसानी से बदल देते हैं। और ये जो अभिक्रिया हुई है, ये जो रिएक्शन हुई है, इसकी रेट को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से एंजाइम काम करते हैं। यानी एंजाइम क्या होंगे, एंजाइम वे सब्सटेंस होंगे जो किसी भी रिएक्शन के अंदर भाग ले। और वो रिएक्शन कौन सी हो सकती है, मोस्ट ऑफ हम बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिनमें एंजाइम भाग लेता है और भाग लेने के बाद उसको एफर्टलेसली संपन्न करवा देता है। और वो जो संपन्नता है, वो जो उस प्रोसेस को कराने में हेल्प कर रहा है, तो उसकी स्पीड को भी बढ़ा देता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से एंजाइम के छोटा सा इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं, लेकिन इसके बाद में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, एंजाइम के बिना है ना, एंजाइम के बिना हमारे शरीर में कुछ भी नहीं हो सकता। मान लो अपन ने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि जो खाने में मौजूद स्टार्च है, उसका
उसका डाइजेशन, उसका पाचन अपने मुंह या बकल कैविटी जिसको बोलते हैं, इससे ही स्टार्ट हो जाता है। और उस बकल कैविटी में डाइजेशन का स्टार्ट होना एक एंजाइम के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। उस एंजाइम का नाम एमाइलेज है और वो यहीं से पाचन करना स्टार्ट करता है। जैसे ये खाना अंदर जाता है तो खाना अलग अलग एंजाइम्स के संपर्क में आता है और फर्दर छोटे छोटे भागों में टूटता है, जिससे हमारी सेल को वो खाना आराम से मिल पाए और हमें एनर्जी मिल पाए इस तरीके से। तो ये एंजाइम का काम होता है। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो एंजाइम कुछ अगर उसको हम देखें ना, तो एक मैंने डायग्राम ऐड कर रखा है। तो एंजाइम कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा है नहीं, ये प्रोटीन, अभी बताएंगे सारी चीजें। कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा अगर एंजाइम को हम बहुत छोटे फॉर्म में जाके देखें तो। हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि एंजाइम के गुण क्या क्या होंगे, है ना। तो देखो एक तो हमने बात करी थी कि एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल मतलब हमारे सेल के अंदर या बायोलॉजिकल जीवों की जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसके अंदर कैटालिस्ट यानी उनके अंदर होने वाली रिएक्शंस को स्पीड अप या तेज करने में सहायक होंगे, तेज करने में हेल्प कर रहे होंगे, इसलिए इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहा जाता है। इसका मतलब जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होंगी सेल के अंदर, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ये भाग लेते हैं और उनको बहुत जल्दी से संपन्न करवा देते हैं। अगर ये एंजाइम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे तो नेचुरली उनको होने में काफी सालों लग जाते हैं। ठीक बात। तो एंजाइम को ये कह दिया। दूसरा, इनका नेचर क्या होता होगा। तो देखो एंजाइम का नेचर होता है प्रोटीनियस, यानी लगभग सभी एंजाइम, अगर कुछ को छोड़ दें, एक होती है आरएनए बेस्ड एंजाइम्स होते हैं कुछ, इसमें आरएनए भाग लेता है। कुछ उन एंजाइम को छोड़ दें तो उनके अलावा लगभग सभी एंजाइम का नेचर होता है प्रोटीनियस, यानी इनके अलावा जो भी एंजाइम मिलेंगे हमें वो प्रोटीन के नेचर के मिलेंगे। ठीक है ना। दूसरा हम बात करें तो ये जितने भी एंजाइम हैं ये अपने कौन सी रिएक्शन में भाग लेने वाले हैं ये सब फिक्स होता है। देखो अगर इसको मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि हमने जो यहाँ पे सुक्रोज को तोड़ने की बात करी थी कि भाई एक सुक्रोज होता है वो टूट कर किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। तो इसके अंदर जो हमने स्पेशल केमिकल डाला था वो एक एंजाइम था और उस एंजाइम का भी नाम था जिसको हम बताते हैं सुक्रेज। इसका मतलब ये है कि ये सुक्रेज एंजाइम केवल सुक्रोज को तोड़ने में काम आएगा, यानी जितने भी एंजाइम हैं उनका काम किस पदार्थ पर होने वाला होता है ये फिक्स होता है। और अगर इसको साइंटिफिक भाषा में बोलूं तो एंजाइम्स सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, सबस्ट्रेट होता है वो पदार्थ जिस पर एंजाइम काम करने वाला है, जिसको हम अभिकर्मक बोलते हैं या इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, उसके स्पेसिफिक होता है। मतलब इनके लिए जो अभिकर्मक होते हैं ये फिक्स होते हैं, स्पेशल होते हैं। तो एंजाइम केवल उन्हीं पर जाकर अपना काम शो करता है। ठीक बात। एक हम ये कहते हैं कि अगर इस सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ा दी जाए, एंजाइम को ज्यादा सबस्ट्रेट मिल रहा है तो एंजाइम बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। मान लो आपका ये एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है, तो जितना ज्यादा सबस्ट्रेट मिलेगा एंजाइम उतनी ही स्पीड से काम करेगा। ठीक है ना। और बात करते हैं कि आपके हिसाब से आप सोचिए एक बार कि एंजाइम की एक ऑप्टिमम कंडीशन क्या होगी कि वो सबसे स्पीड में अपना काम करे, सबसे इफेक्टिवली अपना काम दर्शाए। तो हमें ये पता है कि एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, मतलब कि ये सेल में अपना काम दर्शाते हैं। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री के समथिंग होता है। तो जब एंजाइम है, एंजाइम को इसके लमसम टेम्परेचर चाहिए होगा कि अपने काम को इफेक्टिवली दर्शा सके, इसलिए नेचर ने हमको ऐसा कोई टेम्परेचर दिया होगा।
मतलब नेचर ने हमें जो भी चीजें दी है वो बहुत सोच समझ के वेल प्लान्ड चीजें दी है हमें। तो ऐसा ही हम टेम्परेचर की जब बातें करते हैं तो हमें ये पता होगा कि लगभग 30 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम अपना काम बहुत शानदार तरीके से करता है, इफेक्टिवली करता है। और वहीं हम अगर पीएच की बात करें तो सात सात की पीएच एक उदासीन पीएच होती है, इसके नीचे एसिडिक वैल्यू हो जाती है, इसके ऊपर बेसिक वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसको पीएच के रूप में अगर जानने की कोशिश करें तो 6 से लेके 8 तक की पीएच एक अच्छी पीएच मानी जाती है एंजाइम के काम के लिए। ठीक है, वहीं हमने ये बात करी थी ना कि एंजाइम का नेचर प्रोटीनियस होता है, तो इससे जुड़ी अगर एक और बात करें कि जब अगर इस टेम्परेचर से ज्यादा 40 से ज्यादा टेम्परेचर होने लग जाता है तो क्या होगा कि एंजाइम डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन है वो अपना स्वरूप बदलने लगती है, वो अपनी फोल्डिंग को बदलने लग जाती है, फोल्डिंग को अनफोल्ड या फिर जो उन्होंने फोल्ड किया था खुद को उसको अनफोल्ड करने लग जाते हैं। जैसे ये डायग्राम देखने को मिल रहा है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हमें एक एंजाइम दिख रहा है जो गुच्छे के रूप में फोल्ड हो रखा है। अगर मान लो ये खुल जाए तो ये अपना काम खो देगा, यानी इसका जो फंक्शन है वो इसकी फोल्डिंग के ऊपर आधारित है। अगर फोल्डिंग नहीं तो काम नहीं। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये एंजाइम के अंदर काम करने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना। तो हमने ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज देखी जिसमें हमने बात करी थी कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। इसका मतलब सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती है जिनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं उनके अंदर भाग लेते हैं, उनकी गति को तेज कर देते हैं। हमने कहा कि प्रोटीन के नेचर के होते हैं, यानी कुछ अगर कुछ आरएनए बेस्ड एंजाइम को छोड़ दें तो लगभग सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन के नेचर के होते हैं। मतलब आरएनए को छोड़ आरएनए बेस्ड कुछ एंजाइम होते हैं जो पाए गए हैं, तो इनको राइबोजाइम एंजाइम कहा जाता है। अगर उनको निकाल दें हमारी इस लिस्ट से तो जितने भी बच गए एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन से बने होंगे। यानी सेल के अंदर खुद ही एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, डीएनए क्या करता होगा, आरएनए बनाता होगा, आरएनए क्या बनाता होगा, प्रोटीन बनाता होगा। और क्या पता डीएनए के पास जो कोडिंग थी वो प्रोटीन के रूप में एक एंजाइम बनाने की हो, तो ये प्रोटीन किसके रूप में काम करने लग जाएगा, एंजाइम के रूप में। तो इसी तरीके से एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं जिनकी कोडिंग किसके पास होती है, डीएनए के पास। एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, एक फिक्स ही सबस्ट्रेट पर अभिकर्मक फिक्स ही रिएक्टेंट पर अपना काम दर्शाते हैं और अपनी रिएक्शंस में भागीदारी दर्शाते हैं। और टेम्परेचर और पीएच की मेजरमेंट को लेके भी हमने थोड़ी सी बात करी थी कि एक 30 से लेके 40 डिग्री तक का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। और इसी के साथ 6 से लेके 8 तक का पीएच का एक पैरामीटर हमने देखा था, है ना। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी जिनके तहत एंजाइम अपना काम करता है। दूसरी हम बात करें कि देखो एंजाइम का हमने कहा कि प्रोटीनियस नेचर के होते होंगे एंजाइम, इन एंजाइम में प्रोटीन मिलती होगी। देखो एंजाइम कैसा दिखता होगा आपके हिसाब से। देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम जोड़ा है जिसमें हमने कहा कि देखो ये एक एंजाइम है यहां से लेके यहां तक। इस एंजाइम में जो एक प्रोटीन से जुड़ा हुआ भाग है जिसको कहा जाता है एपो एंजाइम, है ना। इसलिए अगर मैं इसको गोले को ऐसे बनाऊं कि एक तो ये है हमारे पास प्रोटीन, इसके साथ मैंने कहा कि हमें जरूरत एक ऐसे भी भाग की है जो नॉन प्रोटीन है जिसको हम बोलेंगे कोएंजाइम, है ना। इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे अब होलो एंजाइम। इसमें जो एक प्रोटीन वाला भाग है इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। यानी होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम
एपो एंजाइम और कोएंजाइम। ठीक बात, ये होलो एंजाइम बनाती है। यानी हमारा जो एक एंजाइम होगा, कंप्लीट एंजाइम होगा, उसको होलो एंजाइम के नाम से जानेंगे कब, जब उसके साथ एक प्रोटीन वाला भाग एपो एंजाइम जुड़ेगा और उसके साथ जुड़ा हुआ कोएंजाइम भाग लेगा। देखो कोएंजाइम में क्या क्या आते होंगे, कोएंजाइम में जिंक, मैग्नीज, ये सब आयन आ सकते हैं। इसमें आ सकते हैं कोई भी नॉन प्रोटीन पोर्शन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, है ना। ये सब जुड़ के इसको क्या बनाते हैं, एक होलो एंजाइम बनाते हैं। और ये जो कोफैक्टर्स होते हैं, इनके बिना ये एपो एंजाइम इनएक्टिव रहते हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है इनएक्टिव, और ये है एक्टिवेटर। जब इनएक्टिव में ये एक्टिवेटर जुड़ जाता है तब होलो एंजाइम एक्टिव रूप में काम करता है। और काम किस पे करता होगा, सबस्ट्रेट पे। ये सबस्ट्रेट वही अभिकर्मक है जिस पर हमें हमारी क्रिया दर्शानी है और आगे प्रोडक्ट में बदलना है। यानी कुल मिला के हमारे पास एक एंजाइम है, जिस एंजाइम में एक प्रोटीन का भाग है और एक अप्रोटीनियस भाग है। जब तक ये अप्रोटीनियस भाग इसमें नहीं जुड़ा था तब तक ये अधूरा था, इनएक्टिव था। इसको एक्टिव करने का काम कौन करता है, ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट, है ना। जब ये भाग बन जाता है तो हमें यहाँ पे एक डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, ऐसे वाला। देखो ये डायग्राम दिख नहीं रहा है, ये डायग्राम देखो, ये मिटाता हूं इसको, देखो ये डायग्राम है, ये यहाँ पे एक निशान बन रहा है, जहां पे ये सबस्ट्रेट जुड़ने वाला होगा इसको बोलते हैं बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग का मतलब होता है जुड़ना। तो बाइंडिंग साइट में हमारा सबस्ट्रेट आके जुड़ता है और इसके साथ में एक छोटा सा ऐसा स्थान होगा जिसको बोलते हैं कैटेलाइटिक साइट। यानी जो हमारे सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में बदलने की गति को तेज कर रहा है, कैटेलाइसिस कर रहा है, वो हो जाएगी कैटेलाइटिक साइट। और इन दोनों साइट को मिला के हम एक और नाम देते हैं एक्टिव साइट। देखो हमें कितने नए शब्द जानने को मिले हैं कि देखो एक्टिव साइट क्या होती है। एक्टिव साइट एक ऐसा स्थान होता है एक एंजाइम के अंदर जहां पे वो स्थान जहां पे सबस्ट्रेट जुड़ता है वो शामिल होता है, उसके साथ में वो स्थान जो उस रिएक्शन को तेज करने में हेल्प कर रहा होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग साइट और सॉरी कैटेलाइटिक साइट। और इन दोनों को जोड़ के हम क्या कह सकते हैं, एक्टिव साइट। ठीक है ना। सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर रिएक्शंस होती हैं जो आगे जाके प्रोडक्ट में बदलने वाला है। इसको बदलने के लिए एंजाइम एक अभिक्रिया को तेज करने वाले कारक के रूप में काम आता है। इसको होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं जब इसमें क्या हो, एक प्रोटीनियस पोर्शन हो जिसको एक्टिव करने के लिए एक नॉन प्रोटीन का भाग जुड़ा हुआ हो। ठीक बात है। इस प्रोटीनियस पोर्शन को एपो एंजाइम बोलते हैं और इस नॉन प्रोटीनियस पोर्शन को कोएंजाइम बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स कि एंजाइम का नामकरण कैसे करते हैं। देखो हमने एक कॉमन पैटर्न देखा होगा कि जब भी एंजाइम का नाम आता है तो उसके पीछे कुछ विशेष सफिक्स लगे होते हैं। सफिक्स का मतलब होता है वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो सफिक्स कैसे, जैसे हमने काइनेज एंजाइम पढ़ा था, काइनेज एंजाइम तो कई बार पढ़ते रहते हैं, एज लगा हुआ है। एक ट्रांसफेरेज एंजाइम पढ़ा होगा, एज लगा हुआ है। हमने एक पॉलीमरेज एंजाइम पढ़ा होगा, एज लगा हुआ है। हमने एक लाइपेज एंजाइम पढ़ा होगा, एज लगा हुआ है। यानी कुल मिला के नोमेनक्लेचर में हम देखते हैं कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं दे कंटेन्स, क्या कंटेन्स, सफिक्स। और सफिक्स कौन सा, एज। यानी एज जुड़ता है और नाम हो जाता है एंजाइम का। और कैसे जुड़ता होगा, किन के पीछे जोड़ते होंगे, तो कॉमनली जो एंजाइम काम करता है या जिसके ऊपर काम करता है वैसा उसका नाम हो जाता है।
जैसे पोलीमरेज एक एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को पॉलीमराइज करने का काम करता है, यानी डीएनए के रेप्लिकेशन में एक महत्वपूर्ण भाग निभाता है। तो इसमें देखो हमने कहा पॉलीमरेज, यानी पॉलीमर बना रहा है, छोटी छोटी मोनोमर सब यूनिट को जोड़ के उसको पॉलीमर बना रहा है। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया क्या, पॉलीमरेज एंजाइम। तो काम के हिसाब से बांट सकते हैं, है ना। जैसे ट्रांसफरेज है, ये किसी चीज को ट्रांसफर कर रहा होगा तो इसको ट्रांसफरेज एंजाइम बोल देते हैं। इस तरीके से होता है। जैसे हो सकता है कि सबस्ट्रेट के नाम पे या जिन पदार्थों पे एंजाइम काम करते हैं उनको सबस्ट्रेट कहते हैं, उनके आधार पे इनका नाम पड़ सकता है। जैसे हमने सुक्रेज एंजाइम पढ़ा था, सुक्रेज एंजाइम में एज लगा हुआ है सफिक्स के हिसाब से, और सुक्रोज पर काम करता है इसलिए ये सुक्रेज एंजाइम है। तो कुछ इस तरीके से हम एक एंजाइम को नाम देते हैं जिसमें हम उसके पीछे एज लगाते हैं, और हो सकता है वो जो काम करता है उस काम के हिसाब से इस नाम के अंदर कुछ सब जुड़े हों, जैसे पॉलीमरेज हो सकता है, ट्रांसफरेज हो सकता है। दूसरा, अगर जिस सबस्ट्रेट पर काम करता है उसके हिसाब से हो सकता है। स्पेशल केस भी होते हैं जिन साइंटिस्टों ने खोजे होंगे उनके नाम भी जोड़ देते हैं, लेकिन मेनली कुछ ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन मतलब कि एक एंजाइम को हम किन किन सब ब्रांचेज में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। यानी एंजाइम को पढ़ने के लिए हम उसको विभिन्न विभिन्न तरीकों से छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और हमें उनको पढ़ने में सहूलियत हो जाती है। तो पढ़ने में सहूलियत हो, ये काम कौन करवाता है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है वो देखती हैं, जैसे देख रेख रखेंगी कि हमारे विषय को जो हमारे विद्यार्थी आने वाले पढ़ें तो वो सहजता, सुगमता एवं सरलता से उस चीज को अध्ययन कर ले। तो उसके लिए बेहद नए नए तरीके लेकर आती है। जैसे वो उनको क्लासिफाई करती है। क्लासिफाई करने के लिए, हमारे एंजाइम को क्लासिफाई करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है IUBMB। इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, है ना। इंटरनेशनल यूनियन यानी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, और बायोकेमिस्ट्री से और मोलिकुलर बायोलॉजी से संबंधित अपना काम करती है। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं एंजाइम्स को, है ना। तो उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। उन्होंने कहा कि हम 6 क्लासेस के अंदर हमारे एंजाइम को बांट सकते हैं। पहला ऑक्सीडोरिडक्टेज, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मतलब जो ऑक्सीडेशन भी कर दे और रिडक्शन भी कर दे, कुल मिला के H+ आयन का जुड़ाव और निकलाव, ये काम करता है। ट्रांसफरेज मतलब किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहा होगा। अगर एक रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में ये क्या काम करेगा, किसी एक जगह से कोई चीज उठाई और दूसरी जगह पे लाके डाल दी, ऐसा अगर कोई एंजाइम काम कर रहा है तो ट्रांसफरेज एंजाइम है। हाइड्रोलाइसिस मतलब किसी भी पदार्थ का हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, पानी की उपस्थिति में उसको तोड़ रहा है, तो उसको हाइड्रोलाइसिस एंजाइम में कंसीडर करेंगे। दूसरा लाइज एंजाइम, लाइज एंजाइम भी तोड़ता है। ये कैसे, ये कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन सल्फर के मध्य, कार्बन ऑक्सीजन के मध्य जो बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करता है। आइसोमरेज क्या करता होगा, आइसोमरेज करता है कि एक ग्रुप के अंदर आइसोमर बनाता है। देखो मैं लिखता हूं इनके काम। ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम, राइट। ट्रांसफरेज क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट का ट्रांसफर कर रहा होगा रिएक्शन के अंदर। हाइड्रोलाइसिस क्या करता है, वाटर की प्रेजेंस में क्या कर रहा होगा, तोड़ रहा होगा, ब्रेक डाउन कर रहा होगा। लाइज क्या कर रहा होगा, लाइज कर रहा होगा कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन ऑक्सीजन के मध्य, कार्बन नाइट्रोजन के मध्य, कार्बन सल्फर के मध्य जो बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक कर रहा होगा। ठीक है। आइसोमरेज क्या कर रहा होगा, आइसोमरेज आइसोमरेज जो एंजाइम है वो, एक सेकेंड,
आइसोमरेज एंजाइम, मान लो कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में एक ग्रुप को उठा के दूसरी जगह पे रख देता है, वो आइसोमरेज है। यानी कुल मिला के आइसोमर बनाता है। संरचना सूत्र एक रहेगा, मतलब उसका फॉर्मूला एक रहेगा, लेकिन संरचना में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आता है। लाइगेज क्या करता है, दो चीजों को जोड़ता है, तो ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इस तरीके से तो इस फंक्शन के आधार पे इन्होंने इस हिसाब से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक पे स्विच करते हैं, देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, ये शानदार था। हमें ये देखना है कि ऐसा क्या करता है एंजाइम जो किसी पदार्थ की रिएक्शन बढ़ा, ऐसा क्या करता होगा कि किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता होगा। उस दौरान क्या क्या काम होते होंगे, वो क्रिया विधि क्या होगी उसकी। तो क्रिया विधि समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि एंजाइम एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी सबस्ट्रेट को जिसपे वो काम कर रहा है, उस सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ता है और खुद में बिना कुछ परिवर्तन लाए प्रोडक्ट में उस चीज को बदल देता है। यानी अगर हम यहाँ देखें तो सबस्ट्रेट है ना, जैसे एक सबस्ट्रेट होता है, ये रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बनता है। तो ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट किसके साथ आता है, ये सबस्ट्रेट आता है एंजाइम के पास आ रहा है। इसको क्या बनना है, इसको बनना है प्रोडक्ट। देखो ये कहाँ बनने, ये प्रोडक्ट बनने वाला है लास्ट में। तो इस दौरान क्या करता होगा, ये सबसे पहले इसके पास आया, पास आने के बाद ये एंजाइम ये दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी एक ऐसी संरचना बनाते हैं जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों जुड़े होते हैं, है ना। फिर ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर काम करता है, इस पर काम करता है और काम करने के बाद इसको प्रोडक्ट में बदल देता है। देखो खुद चेंज नहीं हुआ, जैसा यहाँ था वैसा यहाँ है, हैप्पी फिट एंड फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट। ये नाक बना दी इसकी, हो गया। यानी ये जैसा एंजाइम था वैसा ये एंजाइम है, लेकिन इनके प्रोडक्ट, इनके सबस्ट्रेट को किसमें चेंज कर दिया, प्रोडक्ट में, और फिर इसको यहां से रिलीज कर दिया ना। लास्ट में क्या बन गया, केवल प्रोडक्ट। यानी जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना, फिर ये एंजाइम ने सबस्ट्रेट को बदला तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, और लास्ट में एंजाइम अपना अलग और प्रोडक्ट अपना अलग, जिससे हमें क्या देखने को मिल गया कि ये जो एंजाइम था, ये एंजाइम लास्ट में प्रोडक्ट के रूप में चेंज, सबस्ट्रेट था ये प्रोडक्ट के रूप में चेंज हो गया, और एंजाइम अपना ज्यों के तो पड़ा है। ठीक है बात, ये तो हो गई हमारी मैकेनिज्म। और इसके दौरान क्या कर रहा होगा, ये खेल खेलता है एक्टिवेशन एनर्जी का। हमने एक्टिवेशन एनर्जी की बात 11th-12th में पढ़ी होगी, जिसमें ये दिखा रहा, ये हम पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे कि एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टेंट के साथ, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए आवश्यक होती है ना। उतनी एनर्जी मिलेगी तो कोई भी रिएक्टेंट किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में, है ना। अब हम बात करते हैं एक ग्राफ की, जिस ग्राफ में हमें दो लाइंस दिख रही हैं। एक लाइन है रेड कलर की, लगातार एक पैटर्न में बनी हुई ये वाली, एक है जिसमें डॉटेड लाइन बनी हुई है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो लगातार वाली लाइन है वो ये दर्शा रही है कि आपकी जो रिएक्शन हो रही है उसमें एंजाइम की कोई भूमिका नहीं है, और डॉटेड लाइन आपको ये बताने वाली है कि जो आपकी जो रिएक्शन है वो एंजाइम की उपस्थिति होने के बाद ऐसा कुछ दिखाती है पैटर्न। तो जो क्या समझा रही होंगी ये लाइन ये बताती है कि यहाँ पे जब हमारा एंजाइम नहीं था तो यहाँ से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद ऐसे चली और इसको इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ी कि ये एनर्जी जब मिली इसको, एक्टिवेशन एनर्जी, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, इतनी मिली जब इसको, यानी ये तो तीर लगा रखा, इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी इसको चाहिए
क्योंकि ये वाई जो अक्ष है हमारा, ये वाई अक्ष हमारा फ्री एनर्जी को दर्शाता है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी इसको मिली, तब जाके ये हमारे प्रोडक्ट में बदला, ऐसे प्रोडक्ट में बदल गया। लेकिन वही हम बात करते हैं किसकी, वही हम बात करते हैं एक नई चीज की, जिसको बोलते हैं एंजाइम। जब एंजाइम डाल दिया गया इस रिएक्शन में, तो ये ऊपर ना जाके यहीं की घूम गई, और घूमने के बाद इसको बहुत कम एनर्जी लेने की जरूरत पड़ी, और ये किस में बदल गई, प्रोडक्ट में बदल गई। और जैसे प्रोडक्ट में बदलती है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और एनर्जी कम होते ही ये एंजाइम से दूर हो जाती है। जैसे ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, जब यहाँ था सबस्ट्रेट, जब ये एंजाइम के साथ जुड़ गया, जुड़ने के बाद इसको बहुत कम एनर्जी की नीड थी, बहुत कम इसको एक्टिवेशन एनर्जी की नीड थी, जिससे ये किस में बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया। और प्रोडक्ट में बदलने के बाद इस प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत कम हो गई, और जिससे ये अलग अलग हो गया, और हमें हमारी रिएक्शन का कंप्लीशन मिल गया। तो इस तरीके से हमें ये समझना होगा कि जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में पहले अगर एंजाइम नहीं था तो उस दौरान एक हाई एक्टिवेशन एनर्जी की नीड थी, और जब हमने उसमें थोड़ा सा एंजाइम डाल दिया, तो एंजाइम डालते ही उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, और प्रोडक्ट आसानी से बन गया, है ना। तो अब हम अगले एक टॉपिक की बात करते हैं एंजाइम के अंदर ही, कि थियरीज ऑफ एक्शन क्या होती है। यानी एंजाइम एंजाइम होता है, वो किस प्रकार से काम करता है, उसके लिए बहुत सी थियरी दी गई है। बहुत सी क्या, दो थियरी की बात करते हैं। तो दोनों में आपने ये पहले भी सुना होगा इनके बारे में, कि तो है ताला चाबी सिद्धांत, या फिर लॉक एंड की थियरी। जिसमें हमें ये बात करते हैं कि एमिल फिशर नाम की एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1800 लगभग 1880 के समथिंग अपना काम किया था। एग्जैक्ट डेट मेरे रिकॉल नहीं हो पा रही। तो उन्होंने क्या किया कि ये बताया कि हर एक एंजाइम एक स्पेशल सबस्ट्रेट के लिए बना होता है, फिक्स सबस्ट्रेट। जैसे एक ताला अपनी एक चाबी को निर्धारित करता है, यानी एक ताला होगा, उसके लिए फिक्स चाबी होगी, अपनी चाबी से खुलेगा, दूसरी चाबी से नहीं खुल सकता। तो जहाँ पे एक चाबी है और चाबी के लिए एक ताला है, इसको बोलते हैं लॉक। एंजाइम और की क्या है, एक सबस्ट्रेट है। जब सबस्ट्रेट इस लॉक के साथ जुड़ता है, तभी क्या होता है, ये घुस पाता है। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे ये नहीं जुड़ पाता। यानी इन्होंने कहा कि हमारा अगर एंजाइम उसके फिक्स सबस्ट्रेट पे मिल पाएगा, यानी उसका जो निश्चित सबस्ट्रेट है ना, उस पे जाएगा, तो ही वो क्या होगा, खुलेगा, तभी वो अपना काम कर पाएगा। यानी उसके जो यहाँ पे ये स्थान है ना, इस पे इसी के घुसने की जगह है, और कोई इस शेप का नहीं है। लेकिन जब दूसरी थियरी आई, उसने थोड़ा सा इसका करेक्शन किया कि भाई तुम थोड़ा सा गलत हो, हम आपको थोड़ा सुधारते हैं। तो उसका नाम था इंड्यूस्ड फिट थियरी, जो कोसलैंड ने प्रतिपादित करी थी। इन्होंने बहुत ज्यादा बातें नहीं करी, बस ये कहा था कि आप ठीक हो, एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए, एक के लिए या फिर एक से ज्यादा सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं, एक या दो सबस्ट्रेट, लेकिन उसमें जो जगह है जहाँ पे बाइंडिंग होती है वो फिक्स नहीं होती कि उसके साइज की हो। जैसे इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे देखो उसको थोड़ा बड़ा करते हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या है, ये एक सबस्ट्रेट है, लेकिन ये इसका जो सांचा बना हुआ है ये इसके जैसा नहीं है। ये तो फिट हो सकता है, लेकिन ये फिट नहीं हो पा रहा। लेकिन जब ये इसके पास आता है, ये सबस्ट्रेट इसके पास आता है, तो इसके अंदर फिट हो जाता है। इसके अनुरूप ही एंजाइम अपनी बाइंडिंग साइट को चेंज कर लेता है। तो बाइंडिंग साइट को चेंज कर लिया, इसके बाद यहाँ पे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर इस पे जो रिएक्शन हो गई इन दोनों की, और रिएक्शन होने के बाद एंजाइम के साथ प्रोडक्ट जुड़ गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, और इसके बाद ये अलग अलग हुए दोनों। ठीक है, यानी यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट होगी, इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। बेसिकली लाइसिन और मिथियोनिन करके कुछ एमिनो एसिड होते हैं, वो इस संरचना को रेगुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे कुछ मॉडल्स थे।
जिनमें हमने एमिल फिशर के विचारों को देखा कि उन्होंने कहा कि ताला चाबी की तरह एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं, कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है, उसकी एक्टिव साइट, उसकी बाइंडिंग साइट उसके अनुरूप ही होती है। लेकिन हमारे कोसलैंड भाई साहब ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा आप गलत कह रहे हो, आपके हिसाब से तो वो जो थियरी थी वो हम थोड़ा उसको सुधार करते हैं और हम ये बताते हैं कि इसमें चेंजेज हो सकता है कुछ एमिनो एसिड के जरिए, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, इन सब का मैटर होता है जिससे ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने आज एंजाइम के बारे में पूरा पढ़ा कि क्या एंजाइम होते हैं, किस तरीके से इनके हम गुणों को देखते हैं, किस प्रकार से इनकी चीज़ें होती है। इसको चलो क्विक रिवीजन में हम अगर देखें तो हमने कहा था कि भाई एंजाइम ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी रिएक्शन में भाग लेते हैं और उसकी गति को तेज कर देते हैं। उन एंजाइम्स के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने के साथ हमने कहा था कि प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, कि अधिकतम जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन के होते हैं, जो डीएनए से आरएनए के बाद और आरएनए से प्रोटीन बनने के साथ बने होंगे, और अगर उनका कैटेलाइटिक बिहेवियर है तो एंजाइम के रूप में काम करेंगे। साथ ही वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस पर और 6 से लेकर 8 पीएच पर अपना काम बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। हमने ये भी देखा था कि भाई एक होलो एंजाइम होता है, यानी एक कंप्लीट एंजाइम होता है, उसमें एपो एंजाइम और को एंजाइम करके दो भाग होते हैं। एपो एंजाइम उसका प्रोटीन युक्त भाग होता है, जो अगर को एंजाइम जो कि नॉन प्रोटीन भाग होता है उसके बिना अधूरा रहता है। अगर एपो एंजाइम के साथ ये को एंजाइम नहीं जुड़ा हो तो वो इनएक्टिव रहता है और इसके जुड़ते ही अपनी एक्टिवनेस में आ जाता है। इसके आगे हमने ये भी कहा था कि जो एक्टिव साइट होती है, जहाँ पे रियल एंजाइमेटिक वर्क हो रहा है, उस एक्टिव साइट में एक बाइंडिंग साइट इंक्लूडेड रहती है और साथ में कैटेलाइटिक साइट जो कि अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाली है वो जुड़ी होती है। नोमेनक्लेचर में हमने कहा था कि एज लगा होता है चीज़ों के लिए, और एज किन किन के लगता है कि हो सकता है एंजाइम का नाम पड़ा हो उसके काम के आधार पर, या हो सकता है जिसके ऊपर काम करता है उसके आधार पर पड़ा हो। साथ में हम जब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे तो IUBMB, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करके एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा जो 6 हमारी क्लासेस प्रतिपादित की गई थी उनके बारे में हमने देखा था। साथ ही जो मैकेनिज्म थी कि भाई किस तरीके से एंजाइम एक प्रोडक्ट में बदलता है और एनर्जी में किस प्रकार से कमी लेके आता है, इन सब को हमने देख लिया। लास्ट में थियरी को पढ़ते हुए आज की क्लास हमने ख़त्म कर दी थी। तो थैंक यू सो मच। आपको इसके नोट्स बहुत जल्दी अवेल करा दिए जाएंगे, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, या फिर आई विल सेंड यू इन दी टेलीग्राम चैनल। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो @bio and technology सर्च कर सकते हो आपके टेलीग्राम पर, और इसमें स्पेस नहीं देना है, @bio and technology स्पेलिंग सही करके आप जब सर्च करते हो तो एक चैनल आएगा, उस चैनल को आप क्लिक करोगे, जहाँ पे आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके इसमें शामिल हो सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास में एक बेहद शानदार नए टॉपिक के साथ अपनी चर्चाएं पुनः प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।